UFC 301 जस्ट अभी खत्म हुई और ये वीडियो रहने वाली है इस मेन कार्ड की रिएक्शन और रिकैप वीडियो, जहां पर डायरेक्टली फाइट्स पे चलते हैं। जिधर सबसे पहली फाइट थी पॉल क्रेग वर्सेस कायो बोहालियो के बीच में। कंप्लीटली वन साइडेड फाइट, जहां पर एक बार फिर से हमें ये चीज पता लगी कि फाइटर्स हाई लेवल में सिर्फ जूजित्सु जानकर फाइट को विन नहीं कर सकते। और यही सेम चीज हमने बार बार पॉल क्रेग से देखी है, जहां पर उसकी स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा वीक है, उसके टेक डाउन्स भी इतने शार्प नहीं है और उसे सिर्फ आती है जूजित्सु गेम। बट अब फाइटर्स भी इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसते हैं। कायो बोहालियो ने बहुत ही अच्छी फाइट की है, क्योंकि जब भी वो पॉल क्रेग को हर्ट कर रहा था या फिर जो भी उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा था जिसकी वजह से पॉल क्रेग ग्राउंड में चले जा रहा था, तो वहां पर स्मार्टनेस दिखाते हुए कायो बोहालियो पॉल क्रेग के साथ ग्राउंड में नहीं गया। उसने फिर से पॉल क्रेग को चैलेंज किया स्टैंड अप होने के लिए, और ये बिल्कुल क्लियर था कि पॉल क्रेग की स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा वीक है, जहां पर ना तो वो अपने हेड को सेंटर ऑफ द लाइन से डाइवर्ट कर रहा था और ना ही उसके पंचेस में वो स्पीड और शार्पनेस थी जिससे कि वो कायो बोहालियो को हर्ट कर सके। अब क्योंकि पॉल क्रेग की स्ट्राइकिंग से कायो बोहालियो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए हम देख सकते थे कि कायो बोहालियो भी अपने पंचेस पर लंज इन कर जा रहा था। बट वो ये कर रहा था क्योंकि उसे पता लग गया था कि पॉल क्रेग उसे काउंटर नहीं करने वाला है। इसी के चलते राउंड 2 में कायो बोहालियो अपने लेफ्ट और राइट हुक को कनेक्ट करता है, जो पॉल क्रेग को हर्ट कर देता है। वो बैकवर्ड मूव करने लग पड़ता है, बट यहां पर कायो बोहालियो उसे चेज करता है और एंड में अपने एक बिग लेफ्ट हुक से वो पॉल क्रेग को नॉकआउट कर देता है। पॉल क्रेग का एक और लॉस, जहां पर ये लॉस पॉल क्रेग का काफी ब्रूटल था, क्योंकि यहां पर वो बुरी तरीके से नॉकआउट हुआ है और पॉल क्रेग को ये सीरियसली सोचना होगा कि वो कैसे अपनी स्ट्राइकिंग को इंप्रूव करे, क्योंकि वो सिर्फ जूजित्सु जानकर फाइट्स को विन अप नहीं कर सकता। ऑन दी अदर साइड अगर हम कायो बोहालियो की बात करें तो ये फाइटर ने बहुत इंप्रेस किया है, जहां पर वो काफी टाइम से अपनी विन स्ट्रीक को मेंटेन रख रहा है। वो यूएफसी में अभी तक अनडिफीटेड है और अब मुझे लगता है वो टाइम आ चुका है जहां पर कायो बोहालियो को अब टॉप 10 या फिर टॉप 12 फाइटर्स के साथ फाइट करनी चाहिए। और उसने अभी जैरेड कैनिनियर को कॉल आउट किया है, बट ऑलरेडी आई थिंक कैनिनियर की फाइट बुक है, तो अब लेट्स सी कायो बोहालियो की नेक्स्ट फाइट किसके साथ होती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी मिडिलवेट डिवीजन की, जहां पर मिशेल परेरा ने अंडर 1 राउंड ही इगोर पोटिरिया को फिनिश कर दिया। ये एक और ऐसा फाइटर है जिसका अब टाइम आ चुका है कि वो हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट करने लग पड़े, जहां पर मिशेल परेरा ने भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, स्पेशली जब से वो मिडिलवेट डिवीजन में आया है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं वो फाइट्स को फिनिश कर रहा है। वो अपने ओपोनेंट से बहुत ज्यादा फास्ट है और यही सेम स्पीड इस फाइट में भी दिखी, जहां पर इगोर पोटिरिया अपनी लेग किक को थ्रो कर रहा होता है। बट मिशेल परेरा इतना फास्ट था कि उसने एकदम से इगोर को अपने जैब से काउंटर किया और स्प्लिट ही सेकंड में उसने अपने राइट पंच को भी कनेक्ट कर दिया, जो अल्टीमेटली इगोर को नॉकडाउन कर देता है। अब यहां पर आती है मिशेल परेरा की वो आइकॉनिक बैकफ्लिप, बट इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि रियल टाइम देखने पर ऐसा लगा कि मे बी जब उसने बैकफ्लिप की है तो उसकी नी डायरेक्टली इगोर के फेस पे लगी। अगेन ये एक बहुत ही बेकार रूल है, आई मीन सब ये लोग जान चुके हैं, कोई भी इस रूल को नहीं चाहता कि ये कंटिन्यू रहे। बट यहां पर मेरी ओपिनियन में जब वीडियो को स्लो मोशन में दिखाया गया तो वो देखने के बाद ऐसा लगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ नी है वो इगोर के नेक पे लगी है, और यही मुझे लगता है कि फाइट के बाद ऑफिशियल्स भी बात कर रहे थे। बट एनीवेज अगर फाइट सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले तो ये कितना क्रेजी है कि मिशेल परेरा फाइट के बीच में बैक फ्लिप मारता है, जहां पर ये फ्लिप मारने के बाद वो एकदम से ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है, और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इगोर पोटिरिया के ऊपर एक स्टैंडिंग गिलोटिन चोक को लगा देता है, जो इतना ज्यादा लॉक्ड इन था कि जल्दी से टैप करने के बाद भी इगोर स्प्लिट सेकंड के लिए अनकॉशियस हो गया और वो ऐसे ग्राउंड में गिरा जैसे कि उसे किसी ने नॉकआउट कर दिया है। हमने नॉकआउट्स में देखा है कि फाइटर्स वॉकआउट कर जाते हैं, बट यहां पर मिशेल परेरा ने सबमिशन लगा के वॉकआउट किया है, तो ये देखना भी बहुत ही अमेजिंग था। जैसे मैंने पहले कहा कि अब टाइम आ चुका है कि मिशेल परेरा को भी अब ज्यादा टफ ओपोनेंट्स मिले, जहां पर यूएफसी को चाहिए कि वो मिशेल परेरा को अब टॉप 10 के अंदर पुश करना स्टार्ट कर दें, और यही देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं कि मिशेल परेरा मिडिलवेट डिवीजन के टॉप 10 में कैसे फाइट करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी हाइप डिस्ट्रॉय करने वाली फाइट, जहां पर लाइट हेवीवेट फाइटर एंथनी स्मिथ विटोर पेट्रिनो को सबमिट कर देता है और सबको शॉक कर देता है। इस फाइट से पहले विटोर अनडिफीटेड था, जिसके पीछे हम बोल सकते हैं हाइप जनरेट होने लग पड़ी थी, बट यहां पर उसकी फाइट होती है एंथनी स्मिथ से,
से जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से इस फाइट को विन कर जाता है। अब एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात करते हैं, बट सबसे पहले जितनी फाइट चली है उसके बारे में बात करें तो वैसे तो इस फाइट में ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, बट एक दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर इस फाइट में एंथनी स्मिथ का गेम प्लान काफी अच्छा था, क्योंकि वो जानता था कि विटोर पेट्रिनो के पास ज्यादा पावर है उससे, तो उसकी पावर और मूवमेंट को काउंटर करने के लिए एंथनी स्मिथ ने स्टार्ट कर दिया लेग किक्स को थ्रो करना। अब ये हमें वैसे फाइट के टाइम तो नहीं पता चला, बट जब फाइट ओवर हुई तो हम देख सकते थे कि जितनी भी फाइट चली है उधर एंथनी स्मिथ ने सिर्फ 3 से 4 लेग किक्स को थ्रो किया होगा, बट सिर्फ उन्हीं लेग किक से विटोर पेट्रिनो थोड़ा सा लिम्प करके चल रहा था, जिससे ये पता चलता है कि अगर फाइट थोड़ी और देर तक चलती जहां पर एंथनी स्मिथ ने फिर और भी ज्यादा लेग किक्स को थ्रो करना था और वहां पर भी विटोर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती। अब एक्सपीरियंस की जो मैंने बात की वो बहुत ही ज्यादा क्लियर था इस फाइट में, जहां पर जब विटोर पेट्रिनो एंथनी स्मिथ के ऊपर टेक डाउन को शूट करता है तो हमें क्लियर दिख रहा था कि एंथनी स्मिथ अपने गिलेटिन चोक लगाने की ट्राई कर रहा है, बट ये चीज ड्यू टू एक्सपीरियंस विटोर पेट्रिनो ने रियलाइज नहीं की और उसे लगा कि उसे अपने डबल लेग टेक डाउन को कंप्लीट करना चाहिए, जिधर उसने एंथनी स्मिथ को पिक किया और उसे अपनी पावर से स्लैम डाउन किया। बट ये चीज हम बहुत बार देख चुके हैं कि जब भी फाइटर्स के ऊपर गिलेटिन चोक लगता है और वो अगर अपने फाइटर को स्लैम करे तो वो गिलेटिन चोक और भी ज्यादा लॉक्ड इन हो जाता है। अब वैसे तो इन रिसेंट टाइम्स में गिलेटिन चोक्स का वर्क होना बहुत कम हो चुका है, बट यहाँ पर विटोर पेट्रिनो के पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, जहां पर हम देख सकते थे कि वो थोड़ा सा पैनिक कर गया और इसी की वजह से ये चोक और भी ज्यादा लॉक्ड इन हो गया और फिर विटोर को टैप आउट करना ही पड़ा। तो ये विन एंथनी स्मिथ की काफी अच्छी थी, क्योंकि उसने नॉट ओनली यंग अपकमिंग फाइटर की हाइप को डिस्ट्रॉय किया, बट ऑल्सो इस फाइट से उसने ये भी प्रूव किया कि वो स्टिल हैंग कर सकता है इस लाइट हैवीवेट डिवीजन में। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी 301 की को मेन इवेंट, जहां पर फाइनली जोसे आल्डो इज बैक और अपने कमबैक में वो एक काफी इंप्रेसिव विन को ले जाता है, जिधर उसने जोनाथन मार्टिनेज को पूरे 3 राउंड्स बीट किया। जोसे आल्डो इस फाइट में बहुत ज्यादा शार्प था, उसका डिफेंस काफी अच्छा था, उसके पास स्टिल वो पंचिंग एबिलिटी है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को हर्ट कर सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जोसे आल्डो जरा भी स्लो डाउन होता हुआ नहीं दिखा। ऐसा स्टिल लग रहा है कि जोसे आल्डो के पास वही पुरानी वाली अपनी स्पीड है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को ब्रेक करता है। गाइस, नॉट ओनली जोसे आल्डो अमेजिंग था, बट इवन जिस वे से जोसे आल्डो ने जोनाथन मार्टिनेज के पंचेस को लिया है उससे ये पता चलता है कि जोसे आल्डो की चिन ने अभी काफी अच्छे से होल्ड किया हुआ है। अब जैसे कि दोनों फाइटर्स की लेग किक्स बहुत ही अच्छी हैं, तो दोनों ही फाइटर्स यहां पर फाइट को स्टार्ट करते हैं अपनी लेग किक से, बट जैसे ही जोसे आल्डो ने स्टार्ट किया जोनाथन मार्टिनेज की लेग किक्स को डिफेंड करने का, तो उसके बाद फिर हम देख सकते थे कि जोनाथन मार्टिनेज की लेग किक्स बहुत ही कम हो गई। जोसे आल्डो की तरफ से ये काफी टेक्निकल फाइट थी, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द फाइट सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में रही, बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखना कि जोसे आल्डो का वो जो आइकॉनिक लेफ्ट पंच है जो वो बॉडी पर थ्रो करता है, वो भी हमें इस फाइट में देखने को मिला। और लेटर हम देख सकते थे कि जैसे जैसे ये फाइट थोड़ी आगे बढ़ते रही, ये बॉडी पंचेस जोसे आल्डो ने और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिए और जोनाथन मार्टिनेज इन बॉडी पंचेस की वजह से जरा भी ओके नहीं था। अब जो मैंने जोसे आल्डो की चिन के बारे में बात की थी वो हमें देखने को मिला मिड ऑफ द राउंड 2 में, जहां पर जोसे आल्डो फिर अपने बॉडी पंचेस को थ्रो करता है, बट यहां पर जोनाथन मार्टिनेज डिसाइड करता है कि वो इन पंचेस का रिप्लाई देगा, जिधर बॉडी पंचेस लेने के बाद वो एकदम से जोसे आल्डो पर अटैक कर देता है, जहां पर सबसे पहले मार्टिनेज का राइट हुक कनेक्ट होता है जो काइंड ऑफ बैक ऑफ द ईयर कनेक्ट होता है, बट उसके बाद जोनाथन मार्टिनेज को जो लेफ्ट हुक था वो डायरेक्टली जोसे आल्डो के फेस पे कनेक्ट होता है और इस पंच से जोसे आल्डो का हेड भी थोड़ा सा स्नैप बैक हो गया, बट एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि जोसे आल्डो हर्ट है। और यहां पर जोसे आल्डो जोनाथन मार्टिनेज का भी रिप्लाई देता है, जिधर वो एकदम से जोनाथन मार्टिनेज की बॉडी को फिर से टारगेट करता है और फिर उसे फॉलो अप करता है अपने राइट हुक और लेफ्ट हुक से, जो जोनाथन मार्टिनेज के ऊपर लगते हैं और जोनाथन मार्टिनेज रॉक हो जाता है। अब पूरी फाइट में जो जोनाथन मार्टिनेज को सक्सेस मिली है वो उसे तभी मिली है जब वो जोसे आल्डो को केज की साइड पुश कर रहा था, क्योंकि वहां पर जोनाथन मार्टिनेज फिर अपने ज्यादा पंचेस को थ्रो कर पा रहा था जो बेसिकली जोसे आल्डो को ब्लॉक करने पड़ रहे थे। बट जैसे ये फाइट एंड ऑफ द राउंड 2 और राउंड 3 में गई तो वहां पर हम देख सकते थे कि जोसे आल्डो ने स्टार्ट कर दिया फिर से बॉडी पर वर्क करना और अपने राइट स्ट्रेट पंच की हेल्प से वो जोनाथन मार्टिनेज और खुद के बीच में थोड़े से डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा था। अब सबसे बड़ी
बड़ी मूवमेंट आती है मिड ऑफ द राउंड 3 में, जहां पर जोसे आल्डो अपने लेफ्ट हुक को जोनाथन मार्टिनेज की चिन पे कनेक्ट करता है और जोनाथन मार्टिनेज एक बार फिर से बुरी तरीके से रॉक हो जाता है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू थिंक कि यहाँ पर अगर जोसे आल्डो थोड़ा सा और पुश करता तो वो फाइट को फिनिश कर देता, बट क्योंकि जोसे आल्डो कमबैक कर रहा है, उसे सिर्फ अभी विन चाहिए, तो इसीलिए मैं बोलूंगा ये काफी स्मार्ट चॉइस थी। जिधर जोनाथन मार्टिनेज को हर्ट करने के बाद जोसे आल्डो ने जरा भी रिस्क नहीं लिया और वो एकदम से जोनाथन मार्टिनेज को ग्राउंड में लेके जाता है, उसे ग्राउंड में बीट करता है और ये फाइट फिर ओवर हो जाती है। तो बहुत ही बड़ी विन जोसे आल्डो के लिए, वो अब डेफिनेटली टॉप 10 में एंटर होना चाहिए। तो मुझे तो काफी मजा आया इस फाइट को देखने में एंड ऑल्सो जोसे आल्डो इस फाइट में काफी अच्छा दिखाए। तो लेट्स होप जोसे आल्डो इसी चीज को कंटिन्यू करे अपनी नेक्स्ट फाइट में भी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो ये फाइट थी 301 की मेन इवेंट फाइट, जहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा स्टीव वर्सेक को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इस फाइट को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर कुछ लोग ये मानते हैं कि स्टीव वर्सेक ने 3 राउंड्स को विन किया है, वेरस एलेजेंड्रे पेंटोजा सिर्फ 2 राउंड्स को विन किया है। अब मुझे भी ये लगता है कि ये फाइट काफी क्लोज फाइट थी, जहां पर राउंड 1 और राउंड 5 तो क्लियरली एलेजेंड्रे पेंटोजा जीता, वेरस अगर राउंड 4 की बात करें तो वो क्लियरली स्टीव वर्सेक जीता। बट ये जो राउंड 2 और राउंड 3 है, ये दोनों ही मेरी ओपिनियन में काफी क्लोज राउंड्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा क्लोज राउंड 3 है, क्योंकि वहां पर एक क्लियर था कि पूरे राउंड एलेजेंड्रे पेंटोजा का अपर हैंड था, बट इसी राउंड में स्टीव वर्सेक एक बिग एल्बो को थ्रो करता है, जो एलेजेंड्रे पेंटोजा के हेड में एक कट को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से एलेजेंड्रे पेंटोजा बहुत ज्यादा ब्लीड करने लग पड़ता है। और रूल्स यही बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डैमेज को दी जाती है। बट यहां पर एक चीज जो इस राउंड को काफी क्लोज बनाती है, वो ये है कि पूरे ही राउंड एलेजेंड्रे पेंटोजा विन कर रहा था, जहां पर इवन एलेजेंड्रे पेंटोजा ने भी बिग पंचेस को थ्रो किया है, वेरे सिर्फ एक ऐसी मूवमेंट थी जहां पर स्टीव वर्सेक ने अपने एल्बो को लैंड किया है। बट ये जो मूवमेंट है, ये पूरे राउंड की सबसे बड़ी मूवमेंट थी, और इसीलिए आई थिंक ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है कि क्या ये राउंड सिर्फ एक ब्लो के लिए स्टीव वर्सेक को दे देना चाहिए, जहां पर डेफिनेटली ये स्ट्राइक सबसे बड़ी स्ट्राइक थी। बट ओवरऑल भी अगर हम देखें तो एलेजेंड्रे पेंटोजा ने भी बिग पंचेस को लैंड किया है और वो पूरे राउंड स्टीव वर्सेक को बीट कर रहा था। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन इस फाइट को विन किया है। बट यहां पर स्टीव वर्सेक के जो कोचेस थे, उनको मैं थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि वो स्टीव वर्सेक को एनकरेज करें। बट राउंड 3 के एंड में काफी शॉकिंग था ये सुनना, जिधर स्टीव वर्सेक के कोचेस बोलते हैं कि वो तीनों राउंड्स को हार चुका है। आई एम नॉट श्योर कि वो कोचेस कैसे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्कोर कार्ड्स को देखते हैं तो जजेस ने तो यहां पर स्टीव वर्सेक को राउंड 2 दे दिया है। तो आई डेफिनेटली थिंक यहां पर कोचेस को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए था, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टीव वर्सेक को बोल रहे थे कि वो तीनों ही राउंड्स को हार गया है। ईदर वे अगर फाइट की बात करें तो सबसे पहले स्टीव वर्सेक की एबिलिटी से, क्योंकि वो ओनली अभी नंबर 10 रैंक पर है, अभी तक टॉप 10 में सिर्फ एक फाइट की है, उसने ज्यादा हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट नहीं की है। बट डायरेक्टली फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा की फाइट में हम देख सकते थे कि स्टीव वर्सेक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बट अब अगर एलेजेंड्रे पेंटोजा की बात करें तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि एलेजेंड्रे पेंटोजा की चिन एक आयरन चिन है। बहुत ही हेवी पंचेस और बिग एल्बोस खाने के बाद भी एक बार भी एलेजेंड्रे पेंटोजा रॉक नहीं हुआ। और क्रेजी बात तो ये कि वो इवन अपने हैंड्स को डाउन करके सिर्फ मार्च फॉरवर्ड कर रहा था। ब्रैंडन मोरेनो की फाइट में भी हमने ये चीज देखी, और अब स्टीव वर्सेक की फाइट में भी हम देख सकते थे कि एलेजेंड्रे पेंटोजा की चिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिन है, जहां पर स्टीव वर्सेक ने उसके ऊपर सब कुछ थ्रो कर दिया, पर तब भी वो पेंटोजा को जरा भी रॉक नहीं कर पाया। अब स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स की बात करें तो यहां पर मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि एलेजेंड्रे पेंटोजा ने यहां पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्ट्राइकिंग की है, और मुझे लगता है कि यहां पर उसे चाहिए था कि वो डायरेक्टली स्टीव वर्सेक को ग्राउंड में लेके जाके उसे ट्राई करे सबमिट करने की। तो इसीलिए राउंड 2 में हम देख सकते थे कि स्टीव वर्सेक के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि वो एलेजेंड्रे पेंटोजा के साथ स्ट्राइक कर सकता है, और इसीलिए अपनी टेक्निकल स्ट्राइकिंग को यूज करते हुए स्टीव वर्सेक इस राउंड में पेंटोजा को टैग करने लग पड़ा। अब जैसे मैंने पहले कहा, मेरी ओपिनियन में जो सबसे ज्यादा क्लोज राउंड था वो यही राउंड 3 था, जहां पर एंड ऑफ द राउंड में एक ऐसी मूवमेंट आती है जहां पर एलेजेंड्रे पेंटोजा स्टीव वर्सेक को पुश बैक कर रहा होता है, बट इसी के बीच में स्टीव वर्सेक एलेजेंड्रे पेंटोजा को काउंटर करता है एक बिग एल्बो से, और उसे एकदम से फॉलो अप करता है एक लेफ्ट हुक से। कैसे एलेजेंड्रे पेंटोजा इन दोनों बिग स्ट्राइक्स को लेता है, ये बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग
गए, क्योंकि सबसे पहले जो स्टीव वर्सेक ने एल्बो थ्रो की होती है वो एलेजेंड्रे पेंटोजा के फोरहेड में एक कट को लगा देती है, और फिर एकदम से जो स्टीव वर्सेक ने अपने लेफ्ट हुक को थ्रो किया था वो बिल्कुल क्लीन एलेजेंड्रे पेंटोजा के चिन पे कनेक्ट हुआ है। और यहां पर अगर हम पेंटोजा के हेड की पोजीशन को देखें तो उसने अपनी चिन को जरा भी डक नहीं किया था, वो जरा भी नीचे नहीं थी, वो पूरी हवा में थी, पर स्टिल ये लेफ्ट हुक लेने के बाद ऐसा 1% भी नहीं लगा कि पेंटोजा थोड़ा सा भी हर्ट हुआ है। मे बी यही तो रीजन नहीं है जिसकी वजह से जजेस को लगा कि ये जो स्टीव वर्सेक ने एल्बो और पंच को थ्रो किया है ये इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है जितना ये दिख रहा है। अब इसके बाद अगर हम राउंड 3 के एंड और राउंड 4 की स्टार्टिंग से पहले देखें तो हमेशा की तरह यहां पर भी एलेजेंड्रे पेंटोजा थोड़ा सा गैस आउट दिख रहा था, और ये चीज मैं बता चुका हूं कि स्टीव वर्सेक के कोचेस तो ये बोल रहे थे कि वो 0-3 से डाउन चल रहा है, बट यही अगर हम पेंटोजा की साइड से देखें तो पेंटोजा के कॉर्नर भी एग्री कर रहा था, जहां पर उन्हें लग रहा था कि एलेजेंड्रे पेंटोजा 3-0 से अप चल रहा है। अब ये चीज मैंने यहां पर इसलिए मेंशन की क्योंकि राउंड 4 में अगर हम देखें तो ये क्लियर था कि राउंड 4 एलेजेंड्रे पेंटोजा ने ऑफ लिया है, उसने यहां पर अपनी एनर्जी को सेव किया, जहां पर मोस्टली वो इस राउंड में मूव कर रहा था, वो स्टीव वर्सेक को उसे केज की साइड पुश करने दे रहा था, और यहां पर स्टीव वर्सेक ने काफी अच्छे वे से अपने जैब्स को कनेक्ट किया और वो ये राउंड को विन कर गया। अब राउंड 5 की बात करें तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो फाइट की है उसमें दोनों फाइटर्स का स्कोर 2-2 है, और जो इस राउंड 5 को जीतेगा वही इस फाइट को विन कर जाएगा। बट इस राउंड में हम देख सकते हैं कि स्टीव वर्सेक ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, जहां पर उसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्राई किया एलेजेंड्रे पेंटोजा को ग्राउंड में लेके जाने का, जिधर दोनों ही बार पेंटोजा ने इस पोजीशन को रिवर्स कर दिया और स्टीव वर्सेक के ऊपर टॉप पोजीशन को ले लिया। अब यहां पर मुझे लगता है कि फीट में दोनों फाइटर्स समवट इक्वल थे, जहां पर स्लाइटली मैं बोलूंगा कि एलेजेंड्रे पेंटोजा विन कर रहा था, बट क्योंकि राउंड 5 में उसने मल्टीपल टाइम्स टॉप पोजीशन को ले लिया, जिसको लेकर वैसे तो पेंटोजा ने बहुत ही कम डैमेज दिया, बट क्योंकि इस राउंड में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था और स्ट्राइकिंग में दोनों फाइटर्स काफी इक्वल चल रहे थे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जजेस के सामने ये जो पेंटोजा ने टॉप पोजीशन ली थी ये भी मैटर की है, और इसीलिए इस राउंड को एलेजेंड्रे पेंटोजा ने विन किया। तो ओवरऑल एक काफी क्लोज फाइट, जहां पर सारी बात आती है कि राउंड 2 और राउंड 3 किसने विन किया है, क्योंकि वही फाइट में सबसे ज्यादा क्लोज राउंड थे, बट अब क्योंकि एलेजेंड्रे पेंटोजा फाइट को विन कर गया है तो ये मेरी ओपिनियन में पेंटोजा के लिए एक काफी मुश्किल फाइट थी, जहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि पेंटोजा इतना ज्यादा स्ट्रगल करने वाला है, बट डेफिनेटली स्टीव वर्सेक प्रिपेयर होके आया था, उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, वो स्टिल अभी नंबर 10 रैंक पर है, उसे अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है यूएफसी में एंटर किए हुए, तो डेफिनेटली वो अपनी मिस्टेक से लर्न करने वाला है। वेरस पेंटोजा को देखें तो ये चीज पेंटोजा ने भी एक्नॉलेज की कि उसने काफी ज्यादा स्ट्राइक्स अपने फेस में लिए हैं, बट वो टफ है इसीलिए वो सर्वाइव कर गया, पर वो डेफिनेटली अपने डिफेंस को इंप्रूव करेगा। सो अब लेट्स सी एलेजेंड्रे पेंटोजा का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है, क्या वो फ्लाईवेट डिवीजन में ही रहने वाला है या फिर वो बैंटरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। तो लेट्स सी एलेजेंड्रे पेंटोजा क्या करता है, बट अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारे ओपिनियन में ये कार्ड कैसा गया, लेट मी नो इन द कमेंट्स, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।